हे गाइस, नमस्कार। मैं चंदन श्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्राउन सामान्य ज्ञान से लिया गया है। क्राउन सामान्य ज्ञान, ठीक है। क्राउन सामान्य ज्ञान से सब्जेक्ट लिया गया है। वो इस प्रकार से है कि हम लोग अभी क्या है कि खड़ा पन्ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। खड़ा पन्ना, सिर्फ और सिर्फ एक खड़ा पन्ना आपको पढ़ना है और आप निश्चिंत होकर एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग खड़ा पन्ना के रूप में आज हम पढ़ेंगे संविधान, भारत का संविधान, ठीक है। शुरू से स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग छूटे हुए हैं कृपया करके कवर कर लें। शुरू से चल रहा है, चाहे आप जिस किसी का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान से, ठीक है। यहीं से स्टार्ट किया है क्राउन सामान्य ज्ञान, भारत का संविधान। भारतीय संविधान का विकास, सबसे पहला क्या है, भारतीय संविधान का विकास। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या दिया गया है भाई, क्या क्या हमें पढ़ना है। 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की, ठीक है। 16वीं शताब्दी के अंत में, याद रखिए, 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में, 1600 ईस्वी के अंतिम महीने में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। कब मिला? तो 1600 ईस्वी के अंतिम महीने में, ठीक है, याद रखिएगा। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। किससे किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ठीक है। लंदन के कुछ व्यापारी आया था भारत 1600 ईस्वी में, उसको भारत से मान्यता प्राप्त हो गया था 1600 ईस्वी के अंतिम महीने से। और फिर यहाँ ये इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ, केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। देखो, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में, और कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमाया, ठीक है। बंगाल पे क्या जमाया? आधिपत्य जमाया। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की, ठीक है। बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की। भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए, ठीक है। समय समय पर अधिनियम पारित किया गया। इन अधिनियमों ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया, ठीक है। एक आधार तैयार किया। देखिए कैसे कैसे ये अटैक कर रहा है भारत पे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है वो देखिए। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पे 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य है कंपनी में व्याप्त
भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहलाने लगा और कहा जाने लगा। कब? 1773 ईस्वी में जो घटना घट रहा है ये 1773 ईस्वी का है। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले था गवर्नर, अब उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। ठीक है, उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी, याद रखिएगा। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान था। ठीक है, प्रावधान था। अब देखिए, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। ठीक है, इस एक्ट में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान था। ठीक है, जिसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। ठीक है, अगला है पॉइंट, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग तथा उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। पहला है फिलिप फ्रांसिस, दूसरा है मानसन, तीसरा है वारवेल, चौथा है क्लेवेरिंग। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलिजाह इम्फे थे। ठीक है, और अगला जो है ये तो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट्स। अब है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लागू हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। ठीक है, एक दूसरे से अलग कर दिया। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। ठीक है, एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट में, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुआ। द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1857 तक विद्यमान रही। 1857 तक ये विद्यमान रहा। अगला जो एक्ट है चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी से ये चार्टर एक्ट स्टार्ट हुआ। चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में। इस एक्ट के द्वारा
कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। और अगला जो है चार्टर एक्ट जो है 1813 ईस्वी का, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या कहता है? इस एक्ट के अंतर्गत 1813 इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बन गया और बना रहा। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपये प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 सालों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट में मिलता है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है कहता है, इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। क्या किया दोस्तों? केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था, पहले तो मुंबई और चेन्नई को लिया खोखचा में, अब बंगाल का गवर्नर जो है अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, याद रखिएगा, पहले गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला पॉइंट है, विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ा गया और जोड़ दिया गया। ठीक है, विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले तीन सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ा गया या जोड़ दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। भारत या भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया गया। अगला जो है चार्टर एक्ट 1857 का है। ठीक है, अगला जो चार्टर एक्ट है 1857।
1853 का चार्टर एक्ट है। तो 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो है अंतिम चार्टर एक्ट। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग किया गया। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग किया गया। ठीक है। इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1858 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम 1858 ईस्वी का 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित हुआ। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित हुआ। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट बना। उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट बना। उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट मतलब है कि दी एक्ट फॉर दी गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट बना। ठीक है। अगला पॉइंट है इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। जो 1784 ईस्वी में लगाया गया था अधिनियम, उसको द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था, 15 सदस्यों की एक परिषद की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया। ठीक है। तो इस पॉइंट में बहुत ही अच्छी बात हम लोग जाने। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली। भारत के जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय की उपाधि मिली। ठीक है। जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। भारत के पहले वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय का उपाधि मिल गया। ठीक है। जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बने, लॉर्ड कैनिंग। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा गया। उसे क्या कहा गया दोस्तों? वायसराय कहा गया। अगला जो पॉइंट है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उसमें एक
5वां सदस्य शामिल किया गया। एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो एक विधिवेत्ता का पद था। याद रखिएगा, विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। ठीक है, 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक है, नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। सही बात है। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में लाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। ठीक है, इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रांतों में भी बढ़ा दिया गया। और अगला है, परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई इसी में। और अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी में। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म किसको बोलते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी को 1919 ईस्वी को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग क्या जान रहे हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि अगला जो सब्जेक्ट आ जाएगा अर्थव्यवस्था का। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान हम लोग पढ़ें तो एक खड़ा पन्ना हम लोग पढ़ रहे थे। एक खड़ा पन्ना हम लोगों का खत्म हो चुका है। देखिए, यही हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। तो एक खड़ा पन्ना क्राउन सामान्य ज्ञान से खत्म हो चुका है। ठीक है, छोटा सा वीडियो होता है दोस्तों, आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक खड़ा पन्ना इतना अच्छा से हम लोग डिस्कस करेंगे, 20 से 25 मिनट लगता है एक वीडियो में। तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।